एवरीवन, आज हम लोग विद्युत अपघटन की क्रिया देखेंगे और विद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने जो नियम दिए हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले विद्युत अपघटन की क्रिया को समझते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यह आयनित होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। अब यदि इस विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाकर और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया जाए, तब एक इलेक्ट्रोड एनोड बन जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाता है। अब एनोड पर क्या होगा? एनोड वाली जो अभिक्रिया है, एनोड धन आवेशित होता है। यहां पर विद्युत अपघटनी सेल में ये धन आवेशित होता है, तो ये ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और हम लोगों ने देखा है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहां जो क्लोराइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके उदासीन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर ऐसे वाले दो आपस में संयुक्त होकर के Cl2 अणु बनाएंगे और ये एनोड पर बुलबुले के रूप में मुक्त होने लगेगा। इसके बाद हम कैथोड को देखते हैं। कैथोड, तो कैथोड ऋण आवेशित होता है, धनायन को आकर्षित करेगा। Na+ और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है वो यहां कैथोड पर ग्रहण किया जाएगा और इस प्रकार सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। तो हमने देखा कि एक विद्युत अपघट्य लिया हमने, उसके जलीय विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत अपघट्य के जो धनायन और ऋणायन हैं अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को ही हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन क्रिया को हम परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत अपघटन वह क्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर उदासीन होकर मुक्त हो जाते हैं। और जिस पात्र में यह विद्युत अपघटन की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एमपी बोर्ड में अनेकों बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल भी पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघटनी सेल यहां पर आपके सामने है। हम लोग अंतर दे सकते हैं। सबसे पहला जो अंतर है इसके फंक्शनिंग का है, कार्य प्रणाली का है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब है विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जबकि गैल्वेनिक सेलों में हमने देखा है कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है कि गैल्वेनिक विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है, सेल का धन ध्रुव होता है, और कैथोड सेल का ऋण ध्रुव होता है। जबकि हम लोगों ने गैल्वेनिक सेलों में देखा है कि एनोड सेल का ऋण ध्रुव होता है और कैथोड सेल का धन ध्रुव होता है। तीसरा जो हम लोग अंतर देख सकते हैं, देखिए यहां दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं। याद कीजिए डैनियल सेल में 2 अलग अलग पात्र थे, दोनों अलग अलग पात्रों में अलग अलग विलयन भरे हुए थे। तो विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं,
जबकि गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे होते हैं। अगला अंतर हम दे सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में हमने देखा कि दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धात्विक तार से जोड़ दिया जाए तो अभिक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब है कि गैल्वेनिक सेल में जो अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया, वह स्वतः प्रवर्तित है, उसको हमें प्रारंभ नहीं करना पड़ता है, बस हमने तार से जोड़ा और अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो पूरा का पूरा प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है। लेकिन यहां पर जब तक के हम बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक के विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे क्रिया प्रारंभ करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। तो यहां पर सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं है, जबकि गैल्वेनिक सेलों में सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। अब हम दोनों सेलों में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में तुलना कर सकते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ऊष्मागतिकी वाले अध्याय में कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, और जो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होते हैं उनके लिए मानक मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। तो यह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं है, तो विद्युत अपघटनी सेल में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक होता है, जबकि गैल्वेनिक सेलों में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने देखा विद्युत अपघटन की क्रिया। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस सेल में होती है उसको हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने दो नियम दिए हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो चलिए अब देखते हैं फैराडे के नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। हमने अभी देखा विद्युत अपघटन की क्रिया में कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होता है, तो जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अब यदि हम मान के चलते हैं, माना कि विलयन में Q कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W ग्राम है। तो अभी हमने देखा मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, तो हम लिख सकते हैं अतः W समानुपाती Q होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक का गुणा करेंगे। यहां स्थिरांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, Z इंटू Q, जहां Z एक स्थिरांक है
जिसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो जेड है मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यदि विलयन में हम 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? W बराबर से Z। तो देखिए यहां पर हमने Z का मान निकाल लिया। Z किसके बराबर है? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के बराबर। तब जब विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। जितनी मात्रा मुक्त होगी वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान होगा। अब यहां पर हमें पता है, परंतु Q बराबर से I इंटू T। I है विद्युत धारा की शक्ति एम्पियर में और T है समय सेकेंड। तो अतः इसका मान क्या हो जाएगा? W बराबर से यहां Q का मान रख देंगे I इंटू T, तो Z इंटू I इंटू T। अब यहां पर भी यदि हम मान लेते हैं, यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, तो यहां भी 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, तो हमको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा? W बराबर से Z। तो यहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक की दूसरी परिभाषा निकलती है। हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो इस प्रकार हमने फैराडे का प्रथम नियम देखा, और फैराडे के प्रथम नियम में ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसको हमने परिभाषित किया। तो अब हम लोग देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम को हम इस चित्र से समझते हैं। इस चित्र में अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल हैं। इन सेलों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन भरे हुए हैं, और इन तीनों विद्युत अपघटनी सेलों को हमने श्रेणी क्रम में एक उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया है। तो ऐसा करने पर होगा क्या? ये तीनों विलयनों में एक ही समय में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित होगी। यदि तीनों विद्युत अपघटनी सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो विद्युत की समान मात्रा एक ही समय में तीनों विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित होगी।
और द्वितीय नियम कहता है कि ऐसा करने पर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो यदि विद्युत की समान मात्रा एक ही समय में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो इसको हम गणितीय रूप से लिख सकते हैं। गणितीय रूप में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W और ये समानुपाती होगा तुल्यांकी भार के, पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तुल्यांकी भार को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इक्विवेलेंट वेट। हम इसको लिख सकते हैं W अपॉन E, इसका मान स्थिरांक आएगा, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब यदि अलग अलग इलेक्ट्रोडों की बात करें कि यहां पर पदार्थ की मात्रा W1 मुक्त हुई है, यहां पर पदार्थ की मात्रा W2 है, यहां पर पदार्थ की मात्रा W3 है, अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं होंगी, तो और सभी पदार्थों के तुल्यांकी भार भी अलग अलग होंगे। तो हम लिख सकते हैं W1 बटे E1 बराबर से W2 बटे E2, और इसी प्रकार जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त होंगे, उनका द्रव्यमान और तुल्यांकी भार, ये इसका जो अनुपात है हमेशा स्थिरांक रहेगा। तो यहां से हमको एक व्यंजक प्राप्त हो सकता है, अर्थात अगर यहां पर E1 को यहां पे ले जाए और W2 को यहां ले जाए, अर्थात W1 बटे W2 बराबर से E1 बटे E2, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम देखे, द्वितीय नियम देखे। तो यहां पर हमारा विद्युत रसायन समाप्त होता है। आज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये यहां पर सैद्धांतिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बोर्ड के अनुसार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है।